कैसे आप सभी लोग भाई। तो चलिए अपनी सीरीज में नेक्स्ट अपना जो ईएलपी है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का ईएलपी नंबर 2 उसके डिस्कशन पर हम चलते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानने की कोशिश करेंगे हम। क्लोरोबेंजीन डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन बिकॉज फिनाइल केटाइन इज अनस्टेबल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रहा है? SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शंस आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। ये क्लोरोबेंजीन है। अगर आपने SN1 किया तो SN1 के अंदर आपका लिविंग ग्रुप हट जाता है, क्लियर। और लिविंग ग्रुप अगर यहां से हट गया तो आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, क्लियर। और आप जानते हैं ये कार्बोकेटाइन आपका हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है ये। इसको हम कौन सा केटाइन बोलते हैं? फिनाइल केटाइन भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? फिनाइल केटाइन भी बोलते हैं, विच इज हाईली अनस्टेबल। नॉर्मली ये रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रेयरली किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, अदरवाइज ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में नहीं बनेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चलिए कहता है क्लोरोबेंजीन डू नॉट गिव SN2 बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रिपेल विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ फिनाइल। ये थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सी है इसकी। टेक्निकली ये कहना चाहता है कि जो आपका एराइल हैलाइड है ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और आपका न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये कहना चाहता है कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके इसको यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकता। पहली बात, आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर है, नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका फिनाइल है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा। ये समझाता हूं मैं आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर, क्लियर। ये आपका X है। आप जानते हैं बेंजीन के हर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बने हुए बताइए? p ऑर्बिटल्स लगातार बने हुए। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, अबाउ द प्लेन ऐसे, ये अपर लोब के ओवरलैपिंग से, एंड बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से। सो दिस विल बी द, अगर अपन बात करना चाहें स्ट्रक्चर ऑफ आपके फिनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। अब आप सोचिए आपका न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करने के लिए आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना पड़ेगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन के प्लेन के ऊपर और बेंजीन के प्लेन के नीचे, ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देता है। रिपल्सन होता है बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द फिनाइल रिंग, जिसकी वजह से भी आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता है लिविंग ग्रुप को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है तो आप चेक कर लेना। अगला कहता है देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बिकॉज दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि वैसे ये स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है तो मुझे पता नहीं क्या किसके बारे में बात है। तो ये पूरा लिखना चाहिए कि एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव SN1 या SN2, तो पूरा लिखना चाहिए क्योंकि ऊपर कुछ नहीं दिया था ना। तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मुझे नजर आती है ये। तो यहाँ पर अगर अपन बात करना चाहें एराइल हैलाइड की बात करता है तो डेफिनेटली बात सही है एराइल हैलाइड के रेफरेंस में। तो कि यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो जाता है और रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर कर लेता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से फर्क क्या पड़ेगा कि जिस बॉन्ड को आप सिंगल समझ रहे थे अब वो बॉन्ड सिंगल नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए रिप्लेस कर पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर यही हेलोजन आपका sp3 कार्बन के ऊपर जुड़ा होता तो आप जानते हैं ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक है, सिंगल बॉन्ड 100%, बट ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। बट इसमें क्लियर नहीं कहा है कौन से के रेफरेंस में बात कर रहा है SN1 या SN2 एक। बट ये सही है कि दोनों ही नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, ना तो SN1 और ना ही SN2। दोनों का कारण आप ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कह सकते हैं। इस केस में कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगले स्टेटमेंट कहते हैं इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन
अटैच टू sp3 कार्बन एटम। ये तो यही गलत हो गया, बहुत ही हल्की स्टेटमेंट है कि क्लोरोबेंजीन में आपका जो हेलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं तो बहुत हल्की स्टेटमेंट हो गई। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगर आंसर की बात करना चाहें तो फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एराइल हैलाइड्स कैन रिएक्ट विद वार्म वाटर। हमारे सामने बातें चल रही हैं किसकी, एराइल हैलाइड्स की वार्म वाटर के साथ। तो ये एनसीईआरटी से एक्चुअली बनाया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइनों का, लेकिन इसका थोड़ा सा हम टेक्निकल मतलब समझते हैं कि टेक्निकल इसका मतलब क्या है। देखिए जब आपके एराइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं, वैसे तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जब आप यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, जैसे आपने रिएक्शन करवाई किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो करता है पहले यहाँ अटैक और ये बॉन्ड टूट जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये एक्स रहेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था वो रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर रहेगा NO2। क्लियर, जी हाँ। तो ये आपकी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप, मतलब आरडीएस इस रिएक्शन का। और आपके सामने कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनकर आता है, जिसको दोस्तों आप मीजन-हीमर इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं। और ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। तो आप समझिए आपका ये जो बना हुआ इंटरमीडिएट है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बात तो बिल्कुल सही है। तो नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस करके कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। फिर से बताइए क्या इसको रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, जी हाँ, इसको रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। आपका NO2 भी इस पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है, -R। NO2 इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज दिस एनायन। इसीलिए आपके हेलोजन की या तो ऑर्थो या पैरा पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 का होना बहुत जरूरी है, तभी ये इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है। तो ये इसने भी -R से स्टेबलाइज किया, फिर ये रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये यहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहां पर बन गया है। यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल है, X है, और आप जानते हैं अगले ही स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड और यहां से आपका X निकल जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द फास्ट स्टेप। ये रिएक्शन का कैसा स्टेप होगा, फास्ट। तो आपके लिविंग ग्रुप को बहुत आसानी से यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया और उसमें NO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, रेट की बात करना चाहूं, रेट, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं आप, आरडीएस के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है और आपका एराइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट आपका जो है वो डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन पर भी और आपके एराइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन पर भी। E raised to power क्या रहेगा, 1। Your nucleophile is involved in rate law expression. Your nucleophile is involved in rate law expression. मतलब रिएक्शन का रेट क्या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी डिपेंड करेगा, क्या रिएक्शन का रेट इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल रेट लो एक्सप्रेशन में है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये आपके SN-AR रिएक्शन OH माइनस बेटर करेगा कि आपका वाटर बेटर करेगा, तो डेफिनेटली OH माइनस इस रिएक्शन को फास्ट करेगा, बिकॉज OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप देखो जब आपका इंटरमीडिएट बना तो नेगेटिव चार्ज हैलोजन की कौन कौन सी पोजीशन पर जा रहा है, हैलोजन की ऑर्थो पोजीशन पर, हैलोजन की पैरा पोजीशन पर और हैलोजन की ऑर्थो पोजीशन पर। तो अगर मैं हैलोजन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, अगर मैं हैलोजन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता जाऊं लाइक NO2, तो आप बताइए आपका बनने वाला इंटरमीडिएट कमाल का स्टेबल होता जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा तो भी NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा, -R। फिर नेगेटिव यहां आएगा, फिर से NO2 का कैसा लगेगा, -R। फिर नेगेटिव यहां जाएगा तो भी क्या लगेगा, -R। तो अगर आपका एराइल हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है, आप जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट ऑफ 3 NO2 ग्रुप्स, तो आपका यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो भी चलेगा,
वीक होगा मतलब आपने अगर कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, जस्ट लाइक अगर आपने वाटर ले लिया है या अमोनिया ले लिया है, तो ये भी बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है तो फिर आपको न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन का रेट यहाँ पर आपको अच्छा ऑब्जर्व होगा। तो एनसीईआरटी ये समझाना चाह रहा था कि जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इनफैक्ट आपका एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी बहुत इजीली रिएक्शन को कर पाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग तरीके से की गई है। आइए इधर बात करते हैं। देखिए अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा भी दूं ना, तो यहां पर रहेगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आप जानते हैं ना कि बेंजीन के ऊपर अगर आपका हेलोजन लगा हुआ है तो SNAR कब देगा? SNAR तभी देगा जब हेलोजन की ओर थोर पैरा पर NO2 ग्रुप होगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए ये जो ग्रुप है ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा भी देते हो तो अगेन यू विल फाइंड देयर विल बी नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन यहाँ पर होगी नहीं, SNAR रिएक्शन होने वाली ही नहीं यहाँ पर। आइए इस पर बात करते हैं। आप जानते हैं अगर मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो रिएक्शन होगी पर स्लो होगी, वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर यहाँ पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। और आप जानते हैं SNAR रिएक्शन का रेट, क्या आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करता है? यस। तो रिएक्शन होगा पर बहुत स्लो होगा। लेकिन यहां पर आप जानते हैं वाटर के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो तीन तीन स्ट्रॉन्ग -R वाले ग्रुप लगे हुए हैं और ये रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। इवन आपका एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन कर सकता है। और जब रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं यहां से Cl की जगह कौन ले लेगा? OH। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पिक्रिक एसिड की। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है SNAR रिएक्शन में, तो ये आपका रिएक्शन कर सकता है, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? सो ये आपका रिएक्शन करेगा। तो इसमें जो रियल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो यही है कि आपका एराइल हैलाइड इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाए ताकि एक वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन कर पाए। और वो तभी होगा जब आप हेलोजन की ऑर्थ एंड पैरा पर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे। चलिए कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कहना चाहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव एनेंशियोमरिक पेयर विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करवा। देखिए यहां पर आप लोगों का एक बहुत ही अलग लेवल का कंफ्यूजन होता है। आपके दिमाग में एक बात फीड कर दी जाती है कि SN1 में रेशमाइजेशन होता है, SN1 में रेशमाइजेशन होता है। तो प्लीज पहले मेरी एक बात को आप ध्यान से सुनिए। हर SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन नहीं होता है। हर SN1 रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं हुआ करते हैं। क्लियर? अगर SN1 रिएक्शन में आपका बना हुआ प्रोडक्ट कायरल है, क्या है? कायरल है, ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे के एनेंशियोमर हो सकते हैं, अदरवाइज हमेशा एनेंशियोमर नहीं होते। तो हर SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन नहीं होगा, पहले आप इस बात को समझिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ये डाउट अगर आपका हो जाए तो बेटर रहेगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, यहां पर मैंने लगा दिया है CH3, यहां पर मैंने लगा दिया है I, और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं वाटर के साथ। क्लियर? देन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म? SN1। तो ये यहां से हटेगा और हटेगा तो बताइए किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कार्बोकेटाइन की। तो यहां पर आपके सामने बनेगा कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन के अंदर। फिर कार्बोकेटाइन का पहला काम आप बताइए, रीअरेंजमेंट, ये नहीं करना चाहता। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, और वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा तो आप जानते हैं SN1 में दोनों होते हैं। भाई बेटर क्लियरिटी के लिए आप SN1 के एक बार स्टीरियो रिवाइज कर लें। SN1 में दोनों होते हैं, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। तो आपका OH वेज पर भी आएगा और आपका OH डैश पर भी आएगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेंगे SN1 रिएक्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो देखो दोनों हाइड्रोजन के बेसिस पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज हैविंग सिस कॉन्फिगरेशन। एग्जैक्टली। यहाँ पर भी बताइए दोनों हाइड्रोजन आपके कहां पर रहने वाले हैं? दोनों हाइड्रोजन आपके डैश पर रहेंगे, तो इट इज हैविंग सिस कॉन्फिगरेशन। इसका ये हाइड्रोजन डैश पर रहेगा, लेकिन OH डैश पर आ गया था, इसको वेज पर जाना पड़ेगा। देन इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फिगरेशन। और ये एक्चुअली एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं है। यहां पर बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है? डायास्टीरियोमर्स। बने हुए प्रोडक्ट क्या है? डायास्टीरियोमर्स। आप जानते हैं ना, सिस ट्रांस कभी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकती। सिस ट्रांस सिमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और डायास्टीरियोमर होते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक बात को उतारिए कि हमेशा SN1 में
बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं होते हैं, या फिर हर SN1 रिएक्शन में आपका रेसमाइजेशन नहीं होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इससे अब आप उस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव एनेंशियोमरिक पेयर विद वाटर। ठीक है, यहाँ पर जब हम रिएक्शन करवाएंगे, SN1 रिएक्शन करवाना है, आयोनाइजेशन का एग्जांपल होता है SN1, तो यहाँ से आप लिविंग ग्रुप हटा देंगे और कार्बोकेटाइन बना देंगे। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप मैंने हटा दिया है और ये बना दिया है कार्बोकेटाइन। पक्का? यस। अब बताइए अगले स्टेप के अंदर कौन अटैक करेगा? यहाँ पर वाटर। एग्जैक्टली। अगर आपका वाटर अटैक करेगा तो इस पर एक में ही मैं बता देता हूँ, अपनी बात को यहीं से क्लियर कर दूंगा। वाटर अगर अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, अपने लोन पेयर से अटैक करेगा और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर रहेगा CH, यहाँ पर रहेगा CH3, यहाँ लग जाएगा OH। आप बताइए क्या एक कायरलिटी सेंटर जनरेट हुआ है? आपका sp2 कार्बन, ध्यान दीजिए, आपका sp2 कार्बन अगर आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाए? कायरलिटी सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो R भी बनेगा और S भी बनेगा। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, R कॉन्फ़िगरेशन वाला भी बनेगा और S कॉन्फ़िगरेशन वाला भी बनेगा, और डेफिनेटली आपके बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर भी होंगे और यहाँ रेसमाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। कैन वी मूव टू दिस क्वेश्चन? आपको अगर जाना है कहां से? SN1 से। तो आप जानते हैं SN1 में पहले लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। तो आप लिविंग ग्रुप को हटाकर जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनकर आएगा। पक्का? यस। कार्बोकेटाइन का पहला काम आप बताइए रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? वाटर। तो आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड बनाएगा अटैक। तो अभी अपन सिंपल इतनी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर H, यहाँ पर रहेगा कौन? CH3, और यहाँ पर मान लेते हैं C2H5। क्लियर? तो ये कायरलिटी सेंटर जनरेट हो गया कुल मिलाकर। अगर आप वेस्ट डैश में नहीं लिखना चाहते, कंफ्यूजन आ रहा है आपको वेस्ट डैश में, मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस कार्बन पर अगर अपन बात करें H आ गया है, इस कार्बन पर OH आ गया है, यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर आ गया है C2H5। क्लियर? आप बताइए क्या ये कायरलिटी सेंटर जनरेट हो गया? और जब कभी भी आपका sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट हो जाए तो मैंने आपको बताया था R भी बनेगा और S भी बनेगा। इनफैक्ट आपके कार्बोकेटाइन के पास दो p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटाइन के पास, जिसमें दो लोब होती है और दोनों लोब से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर R और S दोनों बनेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर रेसमाइजेशन या बने हुए प्रोडक्ट एनेंशियोमर होंगे। अगले में भी अगर अपन बात करना चाहें तो यहाँ से SN1 करवाएंगे, लिविंग ग्रुप को हटा देंगे। अगर हमने लिविंग ग्रुप को हटा दिया तो यहाँ पर हम जनरेट कर देंगे क्या? कार्बोकेटाइन। ये हमने जनरेट कर दिया है कार्बोकेटाइन। आप बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका वाटर है, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड बना देगा अटैक। क्लियर? आप बताइए क्या यहाँ पर कायरलिटी सेंटर आपका जनरेट हो गया है? यस। और मैंने क्या बोला कि अगर आपका sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर में जाता है तो आपका R भी बनता है और S भी बनता है। तो डेफिनेटली इसमें बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे, R भी बनेगा और S भी बनेगा। इधर अब हम बात कर लेते हैं। बताइए अगर मुझे SN1 से जाना पड़े तो मैं लिविंग ग्रुप को हटा दूंगा और यहाँ पर क्या बना दूंगा? कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर आपका वेज पर कौन जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। डैश पर कौन जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। यस। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा डेफिनेटली। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? वाटर। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। आप बताइए क्या आपके बने हुए प्रोडक्ट के अंदर कायरलिटी सेंटर है? नहीं। आप गौर से देखिए ये दोनों ग्रुप इस कार्बन पर क्या है? सेम। सो इट इज नॉट ए कायरलिटी सेंटर। कायरलिटी सेंटर नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल ही नहीं बना, और मॉलिक्यूल कायरल नहीं बना तो एनेंशियोमर की बात कैसे कर सकते हो? क्लियर? तो यहाँ पर आपके सामने बने हुए प्रोडक्ट एनेंशियोमर्स नहीं होंगे। एनेंशियोमर केवल कायरल मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर R और S दोनों बनने की कोई बातें नहीं हो सकती। तो हमसे पूछा गया था डू नॉट गिव एनेंशियोमरिक पेयर, तो आंसर रहेगा फोर्थ। बाकी सब में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमरिक पेयर होंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग क्लोराइड्स। ओके, the order of reactivity first, second, third and fourth towards hydrolysis by SN1 mechanism। क्लियर कर दिया है by SN1 mechanism। आप जानते हैं SN1 mechanism की अगर अपन बात करना चाहें तो SN1 mechanism कैसे होता है? SN1 mechanism is an example of ionization of or cell
डिसोसिएशन रिएक्शन, तो आपका ये इस प्रकार से टूट जाता है, आयोनाइज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, बाहर कौन निकल जाएगा, X माइनस। क्लियर। और यही इस रिएक्शन का कैसा स्टेप रहता है, स्लो स्टेप रहता है। तो स्लो स्टेप में क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन, SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, फास्ट। तो टेक्निकली आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बातें कर रहा है। आइए पहले वाले में बात करते हैं। अगर आपने लिविंग ग्रुप हटा दिया तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप हटा दिया तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इस वाले में लिविंग ग्रुप हटा दिया तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इस वाले में लिविंग ग्रुप हटा दिया तो यहाँ केटाइन बनेगा, और इसमें लिविंग ग्रुप हटा दिया तो ये केटाइन बनेगा। अब देखो सब में बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस है, उसको हटा दीजिए। यहां पर लगा हुआ ग्रुप OCH3, बताइए कैसा इफेक्ट लगाएगा, +R। यहां पर CH3 लगा हुआ ग्रुप केटाइन को स्टेबलाइज करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। मैं आपको याद दिला दूं, डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्काइल ग्रुप्स का केवल +I कंसीडर मत कीजिए। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें NO2 तो -R लगाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो बने हुए केटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, थर्ड। उसके बाद कौन सा रहेगा, सेकंड। उसके बाद फर्स्ट, और सबसे पीछे रहेगा फोर्थ। क्लियर। तो आप देख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे आगे अगर अपन बात करना चाहें थर्ड किसमें, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और ये आपके सामने आंसर रहेगा। चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SNAR। तो मैंने SNAR के बारे में आपसे बात कर ली है। SNAR में हैलोजन की ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आएंगे, आपके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इंटरमीडिएट की, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। यही पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो इन दोनों में से अगर अपन बात करना चाहें तो आप देखो इसमें आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा। यहां पर अगर अपन बात करें NO2 मैंने लगा दिया है, यहां पर रहेगा Cl, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। RDS में इसका इंटरमीडिएट ये बनेगा। RDS में इधर वाले का इंटरमीडिएट बताइए क्या बनेगा, मीजन हीमर इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं। यहां पर रहेगा Br और यहां पर रहेगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। और ये बनेगा नेगेटिव चार्ज। आप आइडेंटिफाई कीजिए दोनों में से विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। आप जानते हैं डेफिनेटली यहां पर क्लोरीन इसको स्टेबलाइज करेगा अपने पोलर इफेक्ट यानी कि -I से। यहां पर ब्रोमीन भी इसको स्टेबलाइज करेगा अपने पोलर इफेक्ट यानी कि -I से। और आप जानते हैं कि -I किसका ज्यादा होता है, -I आपके क्लोरीन का ज्यादा होता है। सो ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल है। तो हमसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर आपको SNAR का आइडेंटिफाई करना है, तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। मैं आपको वापस से SNAR पर ले जाऊं और आपको शायद याद दिला दूं तो चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी ना। ये देखो SNAR, दिस इज द स्लो स्टेप। तो ये इंटरमीडिएट बन रहा है। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा SNAR का रेट उतना ही ज्यादा होगा। प्लीज ध्यान रखिए SNAR रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपका लिविंग ग्रुप फास्ट स्टेप के अंदर डिपार्ट करता है। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कभी आप क्लोरीन ब्रोमीन में लिविंग ग्रुप एबिलिटी देख लो, ऐसा नहीं देखना है आपको। SNAR रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट होता है किससे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से। तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे वाले पर। आप बताइए इसमें आपका हाइड्रोजन सेम कर दिया, लेकिन इसमें कितने -R वाले ग्रुप लगे हुए, 2, और इसमें कितना है, 1। तो इसकी डेफिनेटली रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये भी सही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इसमें 2 -R वाले ग्रुप लगे हुए हैं हेलोजन की ऑर्थ एंड पैरा पर, लेकिन इसमें कितने लगे हुए हैं दोस्तों, 3। तो डेफिनेटली इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही। अब देखो कितनी मिस्टेक है। वहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो 1 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ A और B लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एंड अगर अपन बात करना चाहें सेकंड करेक्ट है, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस सोल्वोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट वुड लीड मैक्सिमम रेशमाइजेशन। आइए, आपका रेशमाइजेशन अगर होगा तो SN1 में होगा, और SN1 में भी अगर एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन की बात करना चाहें तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से क्लियर कर दूंगा। अगर हम बात करना चाहें एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, ये काफी बच्चों का डाउट रहेगा, मुझे पता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा। पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर। अगर केटाइन सेम कर देता है तो दूसरा रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा आपका SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। आप जानते हैं नॉर्मली SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। नॉर्मली SN1 रिएक्शन में
पार्शियल रेशमाइजेशन होता है उसका कारण होता है कॉन्टैक्ट आयन पेयर का बनना या इंटीमेट आयन पेयर का बनना, फ्रंट साइड अटैक का कम होना और बैक साइड अटैक का ज्यादा होना। आइए दोस्तों थोड़ा सा क्लियरिटी लाने की कोशिश करता हूं। मैं आपके सामने एक डायग्राम लेकर आया, इसमें बात करते हैं। मान लीजिए आपका एक एल्काइल हैलाइड है, ये SN1 रिएक्शन से जाता है। तो SN1 रिएक्शन एक आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आपकी रिएक्शन का कैसा स्टेप होता है बताइए? SN1 में स्लो स्टेप होता है, लिविंग ग्रुप यहां से हट गया है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहां पर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट चुका है बिल्कुल, ठीक है। और लेकिन आपका ये कार्बोकेटाइन और ये एनायन अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है लेकिन दोस्तों ये कांटेक्ट में है, कारण देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस। इसे आप बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर या इसी को ही कई बार आप बोल देते हैं दोस्तों कांटेक्ट आयन पेयर। क्या बोल देते हैं? कांटेक्ट आयन पेयर। उम्मीद करता हूं इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कांटेक्ट आयन पेयर मींस बोथ द आयंस आर इन कांटेक्ट। क्लियर? अब आप सोचिए ये बॉन्ड टूट चुका है और आपका कार्बोकेटाइन रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए। इसकी पी ऑर्बिटल की दोनों लोब्स अब अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। यहीं से ही अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है? इस वाली लोब से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली यहां से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, यहीं से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसको स्टेरिक रिपल्सन तो मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेरिक रिपल्सन की अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता? इस वाली लोब से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता, तो दोस्तों यहां पर किसी प्रकार का स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप हट रहा है अगर वहीं से ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करता है तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। क्या बोलते हैं? फ्रंट साइड अटैक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बैक साइड से जब अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के, तो इसे बैक साइड अटैक के नाम से जाना जाता है। आप खुद बताइए दोस्तों, विच अटैक इज मोर फिजिबल, फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक? यस एग्जैक्टली, बैक साइड अटैक इज मोर फिजिबल, क्योंकि फ्रंट साइड अटैक से आपका लिविंग ग्रुप अभी कंप्लीटली दूर नहीं हुआ है, बॉन्ड टूट चुका है पर ये एक दूसरे से दूर नहीं गए हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फुल्ली डिसोशिएटेड आयंस। फुल्ली डिसोशिएटेड आयन मतलब अब इस एनायन का इस केटायन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसकी दोनों पी ऑर्बिटल्स के साथ मतलब दोनों पी ऑर्बिटल्स की न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर है। आपका न्यूक्लियोफाइल यहां से बॉन्ड बनाए या न्यूक्लियोफाइल यहां से बॉन्ड बनाए, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एग्जैक्टली अब क्या बनेगा? सेम। लेकिन ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि कितना जल्दी पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। आपका न्यूक्लियोफाइल तो यहीं पर अटैक करने लग गया है जहां पर प्लस माइनस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और यहीं पर अटैक होने से आपका बैक साइड अटैक ज्यादा हो जाता है और आपका फ्रंट साइड अटैक कम होता है, जिसकी वजह से आपका रिटेंशन वाला प्रोडक्ट कम और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल रेशमाइजेशन भी होता है। तो अगर आप रेशमाइजेशन की बात करते हो, एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन मतलब दोनों प्रोडक्ट फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक से कितने क्लोज बनेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका क्या बन जाता है, कितना जल्दी आपका क्या बन जाता है? फुली डिसोशिएटेड आयंस। जितना जल्दी ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे दोस्तों, तो फिर फ्रंट साइड अटैक बैक साइड अटैक दोनों बराबर होने लगेंगे और आपके दोनों ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या बनने लगेगी? सेम बनने लगेगी। यही पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए मैं एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन भी आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें फ्रंट साइड अटैक से जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40%। एंड बैक साइड अटैक से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60%। आपको पता है इस रिएक्शन में कितना रेशमाइजेशन हुआ? इसका 40% इसके 40% को कैंसिल करेगा, इस रिएक्शन में 80% रेशमाइजेशन हुआ है। 80% रेशमाइजेशन। क्लियर? इसका मतलब इसमें फ्रंट साइड अटैक बहुत ही कम हुआ, बैक साइड अटैक बहुत ज्यादा हुआ। अब मान लीजिए अगर आपका फ्रंट साइड अटैक का 45 बनता है और बैक साइड अटैक का 55% बनता है, आपको पता है कितना एक्सटेंट यहाँ पर रेशमाइजेशन होगा? इसका 45 इसके 45 को कैंसिल करेगा, सो इन दिस केस 90% आपका रेशमाइजेशन होगा। क्लियर? और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों 50-50% आपके बन जाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100% रेशमाइजेशन। और 100% रेशमाइजेशन तो तभी होगा जब ये बीच में आपका बने ही ना, सीधा क्या बने? फुल्ली डिसोशिएटेड आयन पेयर। ठीक है, तो सर इससे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जितनी ज्यादा देर के लिए
ज्यादा देर के लिए आपका कॉन्टैक्ट आयन पेयर बनेगा, उतना ही बैक साइड अटैक ज्यादा होगा और एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन क्या होगा, कम। अगर ये बनते ही इमीडिएटली डिसोशिएट हो जाए कंप्लीटली, मतलब एकदम अलग चले जाए प्लस और माइनस, तो फिर फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक बराबर होगा और एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन क्या होगा, ज्यादा। यानी कि पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कॉन्टैक्ट आयन पेयर कितनी देर के लिए बना है। अब आप समझिए, अगर आपका बनने वाला केटायन क्या होगा, स्टेबल, केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये उतना ही जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा, अलग अलग चले जाएंगे। अगर आपका केटायन अनस्टेबल बन रहा है तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा। तो पहला तो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका जो इंटीमेट आयन पेयर है या कॉन्टैक्ट आयन पेयर है फुली डिसोशिएट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना जल्दी ये डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपका स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर भी डिपेंड करता है। आपका एनायन भी जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये उतना ही जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा। ये बनने वाले आयन्स जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना जल्दी आपका ये कॉन्टैक्ट आयन पेयर डिसोशिएट होगा। तो आपने एनायन की स्टेबिलिटी को किस में मेजर कर लिया है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी में। किस में मेजर कर लिया है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी में। भाई मान लो यहाँ पर Br माइनस की बजाय I माइनस होता तो वो ज्यादा स्टेबल होता, तो जल्दी डिसोसिएशन होता है इसका। और आप जानते हैं Br माइनस से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, I माइनस। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर विल बी द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो एनायन की स्टेबिलिटी को तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में मेजर कर लिया है और केटायन की स्टेबिलिटी को ऐसे रहने दिया है। तो मैंने यही तो लिखा है दोस्तों कि एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन पहले डिपेंड करता है एक तो बात पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन, दूसरी बात पर डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। आइए अब इस क्वेश्चन में देखो, आप सभी में देखोगे तो लिविंग ग्रुप तो सब में क्या कर दिया गया है, सेम। लिविंग ग्रुप तो क्या कर दिया गया है, सेम। तो आपका केटायन की स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, जितना ज्यादा स्टेबल आपका केटायन होगा उतना जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट आयन पेयर। आप बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन आपका कौन सा मिल रहा है। यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो आप जानते हैं इस वाले ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। क्लियर। देखो ये HCH3 तो कॉमन है, HCH3 तो कॉमन है, HCH3 तो कॉमन है, और इनसे ज्यादा स्टेबल तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में ही बन रहा है केटायन। अगर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कंपेयर करना चाहें तो ये वाला केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसमें आपका एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें रहेगा मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन। उम्मीद करता हूं मैंने इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन। चलिए, आप जानते हैं जब आप Mg के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लेता है। तो यहां पर जो आपके सामने X बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। यहां पर रहेगा Mg, अगर अपन बात करना चाहें Br। क्लियर। लेकिन आपका MgBr RMgX कैसे रिएक्शन करता है दोस्तों, RMgX जब भी आपके सामने आ जाए तो ये ऐसे रिएक्शन करता है जैसे रिएक्शन किसने किया हो, R माइनस। तो आप जुगाड़ से इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, प्लस और माइनस, तो रिएक्शन R माइनस की होती है। तो यहां से भी अगर आप R माइनस में इसको तोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे इसकी रिएक्शन करवाया करो। क्लियर। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपके सामने। अब बताओ एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और जैसे वाटर का H एसिडिक होता है वैसे D2O का D भी एसिडिक होता है। तो ये यहां से किसको चुरा लेगा, D को चुरा लेगा और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, यहां से आपका कौन लगा हुआ मिलेगा, D। तो आपका X मैंने ये बता दिया है और आपका Y वो रहेगा। तो X की अगर अपन बात करना चाहें तो X आपका ये रहा, सही बनाया है, और Y आपका ये रहा, ये भी सही बनाया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द फॉलोइंग दिस रिएक्शन फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे प्रीडोमिनेंटली। अब देखिए, आप यहां पर फिर से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। जब आपको किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट दे दिया जाए ना तो आपको मैकेनिज्म खुद से नहीं सोचना कि क्या होगा, हो चुका है। जैसे यहां पर आपको ऑलरेडी रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब आपको सोचना है कि ये किसका प्रोडक्ट हो सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पर आयोडीन लगा हुआ है, और आयोडीन क्या है, लिविंग ग्रुप। दो तरीके से हट सकता है, या तो आपका सब्स्टिट्यूशन से हट सकता है, किससे हट सकता है, सब्स्टिट्यूशन से, या फिर किससे हट सकता है, एलिमिनेशन से। आपका लिविंग ग्रुप दो ही तरीके से हटता है, वाया तो सब्स्टिट्यूशन, वाया एलिमिनेशन। अब आप प्रोडक्ट को देखकर बताइए कि आपको लगता है ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट होगा। सोचिए, अगर अल्काइल हैलाइड में आप एलिमिनेशन करवाओगे तो एल्कीन बनेगा दोस्त। अगर आप एलिमिनेशन करवाते हैं ना, यहां पर अगर हमसे पूछा जाए एलिमिनेशन का प्रोडक्ट,
तो ये रहेगा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हट जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है, एल्कीन बनता है। तो इससे ये क्लियर है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। क्लियर? तो आप अगर अपन बात करना चाहें तो हमें सब्स्टिट्यूशन पर ही सोचना है। अब सब्स्टिट्यूशन में हमें सोचना है कि SN1 से जाऊं या SN2 से जाऊं। आप बताइए आपका कौन सा एल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और केवल क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट बोल सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हैं इसी को वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये सारी कंडीशंस आपकी किसको फेवर करती हैं? SN1 को। सो ये रिएक्शन आपके SN1 से जाएगी। कहां से जाएगी? SN1 से प्रीडोमिनेंटली जाएगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर से हमारे सामने दिया गया है, अब आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। फिर से आपको कंफ्यूजन आएगा, और फिर से क्या कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने तो बोला था कि आपका RO माइनस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट देता है। हाँ देता है, मैंने कब मना किया? मान लीजिए अगर मुझसे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछता, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर Br लगाया गया है, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं CH3 CH2O माइनस, यहां पर हमारे सामने रहेगा CH3 CH2O माइनस। क्लियर? तो एक तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, ये जहां पर आपका Br हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ये किसका प्रोडक्ट हो गया बताइए? SN2 का। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर एलिमिनेशन हो सकता है, जिसमें अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा देंगे। अब मुझसे पूछे कि कौन सा इस कंडीशन पर मेजर रहेगा, आई विल से E2 का जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर रहेगा। मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है मुझे, आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए ना, आपको तो रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोडक्ट बताओ कौन से मैकेनिज्म के थ्रू बना होगा, आपसे मेजर और माइनर की बात ही नहीं कर रहा है। तो जब हमें ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हमें नहीं सोचना है कि क्या होना चाहिए था, हमें यह देखना है कि कहां से प्रोडक्ट बना होगा। और डेफिनेटली ये तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है, और सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है तो बताओ कहां से गया होगा? ये SN2 से, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? अगर आपके सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल का डिस्कशन दिया गया है तो डेफिनेटली वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपने PDH2 यहां पर ऐड किया है, तो PDH2 को ऐड करने पर ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब। तो यहां पर आपके सामने बनकर आ जाएगा N-हेप्टेन, ये हमारे सामने बन जाएगा N-हेप्टेन। मैं कार्बन काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो ये हमारे सामने था हेप्ट। अगर अपन बात करना चाहें 2 इन, जब इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया था N-हेप्टेन, और आप जानते हैं इनकी प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, तो आपका B किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोलिन। अगर हेक्सेन होता तो बेंजीन बन जाता, अब ये बन जाएगा टोलिन। बिल्कुल सही, यस। रिएक्शन करवाया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, क्या जनरेट होगा? Br रेडिकल, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स। आप बताइए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका Br लग जाएगा, रिएक्शन रहेगा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर रिएक्शन करवाया गया है NaOH के साथ, जिसमें Na प्लस और OH माइनस, आप जानते हैं एनायन अपना तीसरा काम करेगा SN2, E2 के कोई चांस भी नहीं है यहाँ पर, तो SN2 से आपकी रिएक्शन जाएगी और यहाँ पर आपको OH लगा हुआ मिलेगा। फिर आप रिएक्शन करवा रहे हो मेटल के साथ, आप सभी जानते हो मेटल का पहला काम होता है एसिडिक H के साथ रिएक्शन करना, तो यहाँ से एसिडिक H हटा देगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। मेटल रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, आप सभी जानते हैं। आइए इधर आते हैं। देखिए ये जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर इस्तेमाल में ली गई है ना, ये अभी आपने नहीं पढ़ी है लेकिन आप आगे पढ़ लेंगे। इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इटार्ड रिएक्शन नाम है, जिसमें इन रिएजेंट्स की मदद से आपके CH3 को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? CHO में। तो ये इटार्ड रिएक्शन में भाई लोग आपको क्लियर हो जाएगी, आपका मिथाइल बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनकर आ जाता है। क्लियर? अब इधर अगर अपन बात करना चाहें तो आप जानते हैं दोनों की मदद से आप NO2 प्लस जनरेट करोगे, और NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, CHO का माइनस R है डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, तो आपका NO2 ग्रुप आप बताइए कहां पर जाकर लग जाएगा?
मेटा पोजीशन पर। इधर आपने KMnO4 डाला हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपका बना हुआ एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। आप जानते हैं बिकॉज एल्डिहाइड्स हैज ऑक्सीडाइजेबल H एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप B से और यहाँ पर F वाला जो स्टेप है उसमें आप परेशान हो सकते हैं, तो आपको इटार्ड रिएक्शन चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाई जाएगी, तो आप क्लियर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहां पर रिएक्शन HBr के साथ करवाई गई है, तो HBr में H प्लस और Br माइनस के फॉर्म में आप सोच सकते हो, तो ये यहां पर जाकर जुड़ेगा। अगर ये यहां पर जाकर जुड़ा तो बताइए ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो यहां पर H जुड़ेगा, यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन, पक्का, यस। और कार्बोकेटाइन का पहला काम होता है रीअरेंजमेंट। आप बताइए क्या बना हुआ केटाइन रीअरेंज करेगा, डेफिनेटली आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा। पहले आपकी 5 की रिंग किस में जाएगी, 6 में, तो पहले जो आपकी 5 की रिंग है वो 6 में चली जाएगी। यहां पर इस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें तो ये रहेगा CH, ये रहेगा कार्बोकेटाइन CH3, क्लियर। तो ये आपका बॉन्ड यहां से उठकर वहां जाएगा, अगर यहां से उठकर यहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, यानी कि आपकी 5 की रिंग किस में चली गई है, 6 में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ये रहेगा CH3 और बाजू में आ जाएगा कार्बोकेटाइन, क्लियर। और केटाइन फिर से रीअरेंज करेगा, क्योंकि आप जानते हैं यहां से यहां का ड्राइविंग फोर्स था रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, बट यहां से यहां का ड्राइविंग फोर्स रहेगा इंक्रीज इन अल्फा H, क्लियर। तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अगले स्टेप में आप जानते हैं कार्बोकेटाइन जितना रीअरेंज करना था कर चुका है, अब होगा बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, तो इस पर Br अटैक कर देगा। तो ए जो आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, यहां पर रहेगा Br, क्लियर। अब आप बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड है, इट इज अ टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स, बिल्कुल सही बात, टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स। और आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, मिथॉक्साइडाइन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मिथॉक्साइडाइन इथॉक्साइडाइन यानी कि RO माइनस 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर आपके सामने कहां से, अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, ये बीटा मान लेता हूं और इसको बीटा डैश मान लेता हूं। दो जगह से हाइड्रोजन हट सकते हैं, एक आपके सामने ये एल्कीन बनकर आ सकती है और ये आपके सामने दूसरी एल्कीन बनकर आ सकती है, क्लियर। ये मैंने बता दी, दो एल्कीन यहां पर फॉर्मेशन कर सकती हैं, और ये एल्कीन आपकी कौन सी एल्कीन है, सेडजफ एल्कीन है। सेडजफ आप जानते हैं एल्कीन है, और सेडजफ एल्कीन ही आपकी E2 रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट होता है, मेजर। तो बी वाला मेजर रहेगा, सी वाला आपका माइनर रहेगा। इधर कहता है कि रिएक्शन आपने करवा दी है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप जानते हैं फिर H रेडिकल Br रेडिकल की टर्म में बात करूंगा। पहले किसको जोड़ूंगा मैं, Br रेडिकल को, और Br रेडिकल को कुछ इस तरीके से जोड़ूंगा ताकि एक स्टेबल रेडिकल की फॉर्मेशन हो सके। तो यहां पर मैं Br रेडिकल जोड़ूंगा, यहाँ H रेडिकल जनरेट होगा, और रेडिकल रीअरेंजमेंट शो करता ही नहीं है, तो यहां पर कौन जाकर जुड़ जाएगा आपका अगले स्टेप में H। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन, कुछ याद आ रहा है, तो यहां पर आपके सामने रहेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और रेडिकल रीअरेंज नहीं करता है तो ये बनेगा। अगले स्टेप में आपने Mg के साथ यहां पर रिएक्शन करवाई है, तो आप सभी जानते हैं किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा CH3MgBr, क्लियर। तो ये आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बन जाएंगे, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, 11 ही क्वेश्चन थे, तो आज अपना इतना ही डिस्कशन रहेगा। जल्दी ही हम हाजिर होंगे आपके बीच में अगली LP के सॉल्यूशन के साथ। इनको आप प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।